हेलो फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ऑनलाइन स्टडी विद डी के चैनल में। और मैं नीलम आपके लिए इससे भी पहले क्वेश्चंस के काफ़ी सारी सीरीज़ लेकर के आई। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ओल्ड क्वेश्चन पेपर से ही लिए गए हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपने सभी क्वेश्चंस नोट भी किए होंगे और क्वेश्चंस आपको समझ में भी आए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता है, आपको कोई भी डाउट्स होते हैं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आज डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं। और जैसे कि कुछ लोगों ने मुझसे बोला कि ज्योमेट्री ज्यामिति से आप क्वेश्चंस लीजिए मैम, तो मैंने इस बार उनको इंक्लूड किया हुआ है। तो आप क्वेश्चंस देखिए स्टार्टिंग से, और क्वेश्चन को बहुत केयरफुली रीड भी करना है, अच्छे से देखना है, इसके बाद ही कोई भी आंसर को टिक करना है। जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। देखिए आपका जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो कहता है, यदि log of 10a प्लस log of 10b इक्वल्स टू log of 10a प्लस b है, तो a b के मान इनमें से क्या होंगे। ये वाला जो क्वेश्चन है लॉगरिथमिक टॉपिक से लिया गया है, लघु गुणक टॉपिक से हमने लिया है। इससे रिलेटेड, इसके रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं एग्जाम में, बहुत ही माइनर से छोटे छोटे रूल्स हैं। तो सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और हमें यहाँ पर ए और बी के मान निकालना है, ए और बी की हमें वैल्यूज निकालना है। तो किस तरह से आप करेंगे, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन पे देखेंगे कि यहाँ पर हमें ये प्लस के फॉर्म में दिया हुआ है और लॉग का एक फॉर्मूला होता है, एक सूत्र होता है, लॉग ऑफ एम एंड लॉग ऑफ एन इक्वल्स टू हमारा लॉग ऑफ एम एन। मतलब जब प्लस की बात होती है तब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं जो भी हमारे नंबर्स या जो भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या मैं यहाँ पर इस रूल को अप्लाई कर सकती हूँ। तो देखिए हम किस तरह से अप्लाई करने वाले हैं। तो देखिए इसे मैं लिखने वाली हूँ लॉग ऑफ 10 a एंड b एंड इक्वल्स टू हमारा है लॉग ऑफ 10 a प्लस b। क्या यहाँ से इस लॉग को हम एलिमिनेट करके इक्वेट कर सकते हैं इस इक्वेशन को? तो हम इस कंडीशन में कर सकते हैं। हमारा ये हो गया a b इक्वल्स टू a प्लस b। अब हमें इनमें से कोई एक वैल्यू इस तरह से देखना है कि वो हमारी इसके आंसर में आ रही हो। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर से a b माइनस हम यहाँ पर a ले लेते हैं और इक्वल्स टू हम यहाँ पर b लेते हैं। हमें a b के मान निकालना है। अगर मैं यहाँ से देखूँ कि हमारे पास यहाँ से a कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, b माइनस 1। जब हम यहाँ पर a कॉमन ले रहे हैं तो हमारा ये b माइनस 1 इक्वल्स टू b। और a इक्वल्स टू अगर हम निकालते हैं तो b अपॉन b माइनस 1। यहाँ पर हम देखें कि हमारे किस ऑप्शन में b अपॉन b माइनस 1 है, तो ऑप्शन नंबर जो d होगा हमारा, ये हमारा राइट आंसर होगा। तो आपने देखा किस तरह से हम लॉग रूल वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। मैंने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लिए, थोड़े से कुछ आपको टिपिकल लगेंगे, लेकिन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। ये वाला जो क्वेश्चन सेकेंड है हमारा है 2 + 22 + 222 + 222 n पदों तक हमें इनका योग निकालना है। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े से लेंदी होते हैं, लेकिन ट्रिक बहुत ही आसान है इनकी। हमें करने का तरीका किस तरह का लेना है, सबसे पहले तो हमें इसकी बेसिक ट्रिक पता होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन जो बेसिक से स्टार्ट होते हैं, अगर वो आपको करना आ जाता है तो हमेशा के लिए अच्छा होता है। तो आप यहाँ से सीखेंगे। सबसे पहले तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं कि n पदों तक जा रहे हैं, और कभी भी आप देखेंगे कि जब ये क्वेश्चन सेट किए जाते हैं तो ये रिपीटेड, सेम नंबर रिपीटेड वाले ही होते हैं। तो चलिए हम इसमें सबसे पहले किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे। सबसे पहले तो मैं इस पूरे नंबर से 2 को कॉमन निकाल दी। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लेती तो 1 + 11 + 1 1 1 + 1 1 1 प्लस डेज डेज, ये हमारा n पदों तक एज इट इज चलता जाएगा। ठीक, इसके आगे हमें क्या करना है कि हम यहाँ पर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने वाले हैं किससे, 9 से। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9, तो देन 2 अपॉन 9 एंड हमने यहाँ मल्टीप्लाई करा तो 9 + 9 9 + 9 9 9
प्लस 9 प्लस डेज डेज, ये हमारा पूरा n पदों तक जाने वाला है। अब हमें क्या करना है आगे कि इस 9 को हम 10-1 की टर्म्स में लिखेंगे। ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं इसे सीरीज़ के फॉर्म में कन्वर्ट करने वाली हूँ। देखिए ये 2/9 एंड 9 इज़ 10-1 प्लस 100-1 प्लस 1000-1 एज इट इज़ हमारा 10,000-1, और यह जो पूरी स्टेप है हमारी n पदों तक रिपीट होने वाली है। कहाँ तक रिपीट होने वाली है? n पदों तक हम एज इट इज़ इसे रिपीट करते चलेंगे। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर आप वॉच करेंगे कि ये जो सीरीज़ है हमारी अनंत श्रेणी की सीरीज़ में आ गई है। अनंत श्रेणी की सीरीज़ के लिए अगर हम फॉर्मूला देखते हैं तो Sn इक्वल्स टू a r⁻n -1/r-1 किस कंडीशन में होता है? जब r जो हो 1 से बड़ा हो, इस कंडीशन में हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो देखिए मैं किस तरह से इस फॉर्मूले को यूज़ करने वाली हूँ। तो ये हमारा होगा 2/9 और 10 हमारा जो 8th टर्म है एंड 10⁻n -1/10-1, और ये पूरा जो -1 है वो n टर्म तक हमारा रिपीट होगा। तब हम इसे किस तरह से लिख देंगे कि 2/9 10/9 एंड 10⁻n -1 तो इस तरह से हमारा जो फाइनल आंसर आ गया, आप मैच करेंगे कि 2/9 10⁻n -1 हमारा जो ऑप्शन है वो है हमारा ए में। तो हमारा जो आंसर होगा ए वाला हमारा आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन का जो हम बेसिक टाइप करना अगर सीख जाते हैं तो हमें बहुत ही इजी होता है, और सिर्फ हमारा एक जो मेन फार्मूला है सीरीज़ का, ये वाला हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। ये हमें लगाना आ गया तो क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये मैंने सिंप्लीफिकेशन के जो इक्वेटिंग वाली कंडीशन होती है, जहाँ इक्वेशन सॉल्विंग कंडीशन आती है, मैंने वहाँ से ये क्वेश्चन लिया है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, आप क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। दो धनात्मक संख्याओं का योगफल क्या है? 63 है। दो धनात्मक संख्याएं हैं जिनका योगफल है 63। यदि उनमें से एक संख्या x है और दूसरी संख्या की दुगनी हो, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दुगनी हो, तब समीकरण है। मतलब ये है कि इसे पूरा सॉल्व नहीं करना है, आपको समीकरण निकालना है। तो समीकरण हम किस तरह से निकालने वाले हैं ये देखिए। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में बोला गया है कि दो धनात्मक संख्याओं का योगफल जो है वो है 63 है। तो आप सबसे पहले तो कोई भी दो धनात्मक संख्याएं इमेजिन करेंगे। अब उसके बाद वाली जो लाइन है, यदि उनमें से एक संख्या x और दूसरी संख्या की दुगनी है, मतलब एक संख्या x है जो कि दूसरी संख्या की दुगनी है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि मान लो अगर कोई संख्या 2x है तो उससे एक संख्या हमारी x है, क्योंकि एक हमारी दुगनी है, उस संख्या से हमने इस तरह ले लिया। और बोला है कि इन दोनों का जो योगफल है, योगफल इन्हीं दोनों संख्याओं का जो योगफल है वो है 63। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए 2x इज इक्वल्स टू, हमारी इक्वेशन को सॉल्व किया हमने, 63 माइनस x हो जाएगा, और x इज इक्वल्स टू हमारा 63 माइनस x/2। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा आपके किस ऑप्शन में है, आप चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका जो है 63 माइनस x/x इक्वल टू है ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको शायद कुछ लोगों को इजी लगे, सरल लगे, लेकिन यही क्वेश्चन कुछ लोगों के लिए इतने टफ लगते हैं कि वो एग्ज़ाम में इन्हें अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो अगर कुछ लोगों को ये सरल लग रहे हैं तो शायद कुछ लोगों को ये क्वेश्चन कठिन भी लगते हैं। तो ये क्वेश्चन सभी के लेवल के हिसाब से मैं सेट करती हूँ, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। एग्ज़ाम के टाइप्स होते हैं कि पेपर में आपको किस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है
4 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका वो दिया हुआ है, रूट में लिया हुआ है मैंने, ये भी एक सिंप्लीफिकेशन का है जिसमें कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए आपका ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, अंडर रूट 1 + 27 अपॉन 169 इक्वल 1 + x अपॉन 13 हो तो x का मान क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले तो हम इस वाला जो पार्ट है, इस पार्ट में 1 + 27 अपॉन 169, इस पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, एलसीएम 169 + 27 अपॉन 169 रूट में हम दोनों का ऐड करेंगे तो हमारे पास 196 अपॉन 169 अंडर रूट में आ गया। और आपको यहाँ पता होगा कि ये किसके अंडर रूट होते हैं, 14 और 13 के। तो हमारा जो इसका आंसर आ गया वो हो गया 14 और 13। अगर आप सभी को 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर अगर याद हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये हमेशा यूज़फुल होते हैं और हमेशा कहीं ना कहीं आपको यूज़ में आएंगे ही। तो नहीं याद है तो आप सब याद कर लीजिएगा। चलिए हम इस वाले क्वेश्चन में 14 अपॉन 13 हमारा जो इस वाले पार्ट की जो वैल्यू, हमारे लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट की वैल्यूज़ हमें मिल गई है। यहाँ पर हुआ हमारा 1 + x अपॉन 13। अब हमने जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अब हम इस इक्वेशन को इक्वेट करने वाले हैं। तो ये जो 1 है हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे। देखिए सिंप्लीफाई किस तरह से होने वाला है, 14 अपॉन 13 माइनस 1 इक्वल x अपॉन 13। 14 माइनस 13 अपॉन 13 इक्वल्स टू x अपॉन 13। 13 to 13 कैंसिल एंड x इज इक्वल्स टू आपकी जो वैल्यू हो गई 1 हो गई। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं दिखने में थोड़े से आपको टफ दिख सकते हैं, लेकिन करने का अगर आपको तरीका आता है तो आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत इजीली और बहुत कम टाइम में हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका इसमें राइट आंसर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन सभी समझ में आ रहे हैं, सॉल्यूशन समझ में आ रहे हैं, तो आप मुझे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। किसी संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाती है तथा पुनः उसमें 10% की कमी कर दी जाती है, तो अंतिम रूप से उस संख्या में क्या परिवर्तन होगा। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है परसेंटेज से। तो हम इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, जब भी कोई एक ही नंबर की वृद्धि हो और कोई एक ही नंबर की कमी होती है, तो इसके लिए सबसे पहले तो एक छोटा सा आप यहाँ पर नोट लिखेंगे। नोट क्या है कि किसी भी संख्या में जब भी सेम तरह की वृद्धि और सेम तरह की राशि की कमी होती है तो उस राशि में सदैव कमी आती है। क्या होती है, सदैव कमी। मतलब कमी की बात हुई तो वृद्धि वाले ऑप्शन तो हमेशा यहाँ पर गलत हो गए। अब हमें यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट नहीं भी कुछ पता है और ये आपको नोट पता है तो आप डायरेक्ट कमी वाले को ऑप्शन को राइट टिक कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा सॉल्यूशन भी बताती हूँ। इसका जो फॉर्मूला होता है वो आप लिखेंगे यहाँ पर, जो भी आपकी वृद्धि और जो भी आपकी कमी हुई है उसका स्क्वायर अपॉन 100%। ठीक, इस क्वेश्चन में जो वृद्धि है और कमी है सेम नंबर है, तो 10% की वृद्धि हुई है और 10% की ही यहाँ पर कमी हुई है। तो ये हमारा 100/100%, मतलब आपको कितने परसेंट की यहाँ पर कमी हुई, 1% की। तो आपका जो बी ऑप्शन होगा वो यहाँ पर सही होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक संख्या का 25% दूसरी संख्या में से घटाने पर, एक संख्या का 25% दूसरी संख्या में से घटाने पर दूसरी संख्या स्वयं की 5/6 रह जाती है। पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का क्या अनुपात है। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा रेशो प्रोपोर्शन से लिया गया है, अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है। पिछले लेक्चर में भी मैंने एक समानुपात का क्वेश्चन आपको दिया था जिसमें वित्त अनुपात के लिए कंडीशन क्या थी वो पूछी गई थी। अब इस क्वेश्चन में हमें अनुपात निकालना है, तो सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको यहाँ पर अच्छे से केयरफुली समझनी चाहिए। एक संख्या का 25%, मान लो कोई भी संख्या है, वो संख्या का आपको क्या निकालना है, 25%।
दूसरी संख्या में से घटाने पर आपको दूसरी संख्या जो है उसकी 5/6 रह जाती है। तो सबसे पहले तो आप कोई भी दो संख्या लेंगे, मान लो मैंने एक संख्या ले ली x और दूसरी संख्या ले ली y। आपकी सभी की इच्छा, आप a b भी ले सकते हैं, जो आपका रनिंग चलता है आप उसे ले सकते हैं। तो चलिए, एक संख्या हो गई x, दूसरी संख्या हो गई y। अब इन्होंने बोला है कि पहली जो संख्या है दूसरी संख्या में से घटाना है, और पहली जो संख्या है उसका 25% को दूसरी में से घटाना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए y माइनस 25% किसका, पहली वाली संख्या का। और क्या हो रहा है कि दूसरी संख्या जब हम घटा रहे हैं तो दूसरी संख्या क्या हो जा रही है, 5/6 हो जा रही है। 5/6 हो रही है, तो हम क्या करने वाले हैं कि इस दूसरी संख्या का हमने दूसरी संख्या में से पहली संख्या को देखिए किस तरह से घटाए कि 25% ऑफ x, मतलब पहली संख्या का 25%। तो हमारी संख्या क्या रह जा रही है, 5/6 किसकी, दूसरी संख्या की। ये इक्वेशन अगर आपने बना ली तो आपका आधा क्वेश्चन तो यहीं पर सॉल्व हो गया। देखिए यहाँ पर अब हमने क्या किया, y माइनस 25 को हम परसेंट में बदलते हैं तो 1/4 लिखते हैं, या 1/4 इज इक्वल्स टू हमारा क्या हुआ, 5/6 ऑफ y। अब यहाँ बोला है कि हमें क्या निकालना, अनुपात। तो हम x और y दोनों को अनुपात के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए हमें क्या करना है, y माइनस 5/6 y इक्वल 1/4 ऑफ x। तो यहाँ पर हम अगर एलसीएम लेके सॉल्व करने वाले हैं तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर 1/6y इक्वल 1/4 x। इसे हम x/y की टर्म में अगर लिखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 4/6, मतलब 2 और 3। तो आपका जो रेशो क्या आ जाएगा, 2:3। अब 2:3 हमारे किस ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ पर जो ए ऑप्शन है यहाँ पर 2:3 दिख रहा है। आप अगर यहाँ तक आपने नहीं समझा तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने एलसीएम लिया और सॉल्व किया और कैंसिलेशन के बाद हमें 2:3 जो है अनुपात मिला। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए ने ₹45,000 की लागत से व्यापार आरंभ किया। ए ने 45,000 की लागत से व्यापार आरंभ किया। ये वाला जो क्वेश्चन है हमने साझेदारी पार्टनरशिप से लिया है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आप देखिए थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, आप मंथ में यहाँ कंफ्यूज होंगे, तो मंथ को मैं बहुत अच्छे से आपको यहाँ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। 3 माह बाद ₹60,000 लगाकर साझेदारी हो गया। इसके 9 माह बाद सी 90,000 लेकर सम्मिलित हो गया। अगर इनको वर्ष के अंत में 20,000 का लाभ हुआ तो इसमें सी का भाग बताना है। साझेदारी के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो आप इस तरह से ए बी सी लिख लीजिए। अब इनकी जो लागत है वो अगर आपको यहाँ पर कुछ ऐड नहीं हुआ है कहीं पर भी तो, या घटाया नहीं है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ए की जो लागत है यहाँ 45,000 है, बी की जो लागत है यहाँ पर 60,000 है, और सी की जो लागत है यहाँ पर वो है आपकी 90,000। ठीक, अब यहाँ पर लास्ट में देखेंगे कि वर्ष के अंत में, मतलब यहाँ पर जो काम है वो वार्षिक हुआ है। तो अगर ए के बारे में बात करें तो ए के बारे में बोला कि इसने व्यापार चालू करा लेकिन कहीं पर इसने छोड़ा नहीं, मतलब पूरे साल इसने काम किया। बी ने बोला कि 3 माह बाद बी इतने रुपये लेके आ गया। 3 माह बाद मतलब आप 1 साल में से 3 माह कम इसका रहा, तो हम अगर 1 साल में से 3 माह कम करेंगे तो 9 महीने इसका काम रहा। फिर इसके बाद बोला है कि इसके 9 माह बाद सी इतने रुपए लेकर आ गया। सी के लिए कि 9 माह बाद आपके कितने वर्ष बच रहे हैं, 3 मंथ बच रहे हैं, 3 महीने, मतलब सी ने 3 महीने काम किया। जब भी जीरो होती हैं तो ये जीरो हम डायरेक्ट यहाँ से हटा दें तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाता है। तो हम फिर इनका रेशो निकाल लेंगे, और जब रेशो निकालना होगा हमें तो हम डायरेक्ट देख लेते हैं इसका। आप मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा। 54 27 और 27 तो 2 2 और 1, तो ये हमारा सिंपल रेशो निकल आया किस किस का, ए बी और सी का। अब क्वेश्चन में बोला है कि वर्ष के अंत में हमें 20,000 का लाभ हुआ है तो सी का भाग बताना है।
जब भी किसी एक का भाग बताना हो तब आप यहाँ से सिर्फ उसी का जो अमाउंट है, जो लागत है, उसको उठा के काम कर सकते हैं। तो सबसे जो अनुपात है उसको लेकर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सी का जो अनुपात है 1 मिला है, और टोटल जो आपका अनुपात है हम उसको टोटल करेंगे 2 + 2 + 1, और आपका जो भाग है प्रॉफिट का वो 20,000 है। तो हम किस तरह से 1/6 2 to 4 और 5 × 20,000 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4,000। मतलब सी का भाग कितना हुआ यहाँ से आपका 4,000। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादातर कन्फ्यूज़न ये मंथ को लेकर के होता है, तो आप यहाँ से इसको भी अच्छे से क्लियर करिएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 200 ग्राम की एक मिश्र धातु में जस्ता और तावा जो है 5:3 के अनुपात में है, तो इसमें कितने ग्राम तावा मिलाया जाए ताकि ये अनुपात 3:5 हो जाए। ठीक, एक जो सबसे पहले तो क्वेश्चन में ये देखना है कि आपको टोटल जो मिश्र धातु है आपकी वो बनी है कितने 200 ग्राम से। कितने से बनी है 200 ग्राम से बनी है। इसमें जस्ता और तावा जो है वो 5:3 के अनुपात में, देखिए यहाँ जस्ता और तावा जो है वो 5:3 के अनुपात में है। तो सबसे पहले तो हमारी जो मिश्र धातु बनी है जस्ता और तावा दोनों को मिलाकर बन रही है यहाँ पर। तो यहाँ आप अपने कि अपनी खुद जो समझ में आए उस भाषा में जस्ता और तावा को लिख लो। तो ये 200 ग्राम जो हमारी मिश्र धातु है इन दोनों को मिलाकर बनी है। अब इसमें जस्ता जो है वो कितने के अनुपात में है 5 में है, और तावा जो है वो 3 के अनुपात में है। तब हम इस कंडीशन में क्या करते हैं कि जस्ता और तावा दोनों के अनुपात का अलग अलग हम इसमें से भाग निकाल लेते हो। तो सबसे पहले तो मैं जस्ता का यदि भाग निकाल लेती हूँ तो 5/8 लिख देंगे × 200। ठीक है, तो हम इसे हल करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है 125। अब 200 में से जो 125 भागे, 200 में से 125 भागे वो किसका है जस्ता का है। तो 200 में से अगर मैं 125 घटा देती हूँ तो मेरे पास ये जो 75 वाला भाग आया वो है किसका तावा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आप ऐसे ही करें, बहुत ही इजी होते हैं इस तरह से करना। अब इसमें से जस्ता और तावा दोनों के हमने अलग अलग भाग निकाल लिए। क्वेश्चन में बोला है कि इसमें कितना ग्राम तावा मिलाया जाए ताकि ये अनुपात 3:5 हो जाए। मतलब तावा हम कितना मिलाएं इसमें कि यह अनुपात इतना हो जाए। तो देखिए तावे की मिलाने की बात हो रही है, तो हमारी जो इक्वेशन होगी वो हम किस तरह से करेंगे। यहाँ पर जस्ता हमारा 125 है, जस्ता हमारा 125 है, तावा हमारा 75 है। कितना मिलाना है कि ये 3:5 हो जाए। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। आप यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं। तो x का मान जब आप निकालेंगे यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 400/3 आप इसका डिवीजन लगाएंगे 133/13। ये जो डिवीजन और जो सॉल्यूशन सॉल्व करने वाली प्रोसेस होती है या आप खुद से भी कर सकते हैं। तो आपका जो ए नंबर का ऑप्शन होगा वो यहाँ पर सही होगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन था इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 177 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत है। अब यहाँ क्वेश्चन में आपको ये औसत से मैंने क्वेश्चन लिया है। हम नेक्स्ट लेक्चर में औसत के और भी डीपली क्वेश्चन लेकर के आएंगे। अभी मैंने कुछ क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक से लिए हैं, तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। 177 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत। तो प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत बोला है तो इवन नंबर के लिए आप डायरेक्ट n+1। अब यहाँ पर जो है आपकी 177 + 1 मतलब आपकी 178। तो आपका जो आंसर होगा वो ए होगा। तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन आते हैं मैं एक औसत को लेकर के कुछ फॉर्मूले का एक नेक्स्ट लेक्चर में वीडियो में लास्ट में कुछ फॉर्मूले दूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न चित्र। आपको यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है। जो POR जो है एंगल POR और एंगल QOR जो है आपका एक रेखिक युग्म बनाते हैं। और यहाँ पर x - y जो है 40 डिग्री हो तो x और y के मान निकालिए। देखिए रेखिक युग्म का क्वेश्चन मैंने लास्ट वाले वीडियो में भी लिया था। तो रेखिक युग्म बना रहे हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ से डायरेक्ट x + y = 180
तो हम यहाँ पर हमें एक इक्वेशन यहाँ से दी हुई है, सेकेंड इक्वेशन हमने ये बना ली है। अब इनको हम एलिमिनेट करके सॉल्व करेंगे। तो x माइनस वाई इक्वल 40 एंड x प्लस वाई इक्वल 180। y से y कैंसिल, आपके 2x इज इक्वल्स टू हमारे 0 2 एंड 2, तो x इज इक्वल्स टू हमारे 1 1 0। आप अगर चाहें तो देखिए यहाँ से हमने इक्वेशन जब सॉल्व की तो हमारे पास x की वैल्यू 110 डिग्री जो आई है। तो अगर हम यहाँ देखें तो 110 डिग्री सिर्फ हमारे डी ऑप्शन में, हम तो सेकंड ना भी निकालें तो भी हम यहाँ से अपना आंसर राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि अब हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई है, अगर हम इस x की वैल्यू को कहीं पर भी किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं तो हमने रख दी यहाँ पर 110 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180। तो y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 110, तो आपका जो आंसर होगा वो y की 17, मतलब आपके दोनों जो एंगल हैं वो 110 और 117 के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। देखिए 75 डिग्री के समपूरक व कोटि पूरक कोणों का अंतर होगा। तो 75 डिग्री के आपको समपूरक और कोटि पूरक कोण निकालने हैं और उनका अंतर। तो समपूरक और कोटि पूरक कोण के लिए सबसे पहले तो आपको अगर समपूरक कोण निकालना है तो 75 को हम अगर 180 से माइनस कर देते हैं तो आपके पास यहाँ पर समपूरक कोण आ गया 105 डिग्री का। और कोटि पूरक कोण, अगर कोटि पूरक कोण निकालने होते हैं तो कोटि पूरक कोण के लिए हम 90 में से 75 को माइनस कर देंगे तो आपका यहाँ पर कोटि पूरक कोण आ जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि समपूरक कोण और कोटि पूरक कोण निकालने के लिए आपको समपूरक के लिए 180 में से माइनस करना है और कोटि पूरक के लिए आपको 90 में से माइनस करना है। अब यहाँ बोला है कि इन दोनों का अंतर, तो इन दोनों का अंतर आप कैसे निकालेंगे कि 105 में से 15 हमने माइनस करे, 5 में से 5 0, 10 में से 1 गया 9। तो आपका यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पर सही होगा। तो समपूरक और कोटि पूरक कोण आपको याद होने चाहिए कि हमें कैसे निकाले जाते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि m समांतर होगा n के, ये जो साइन है आपका समांतर का है, होगा n के, तो m और n ये समांतर रेखाएं दी गई हैं और जो एंगल 2 है और एंगल 1 है, हमें इसका जो अनुपात दिया हुआ है वो 3:2 के अनुपात में है। तो आपको एंगल 4 और एंगल 5 आपको निकालना है। तो जब भी ये तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो इसमें हम एकांतर कोण, संगत कोण, शीर्ष अभिमुख कोण, इस टाइप के कोण बनते हैं। आपको ये तिर्यक रेखा में ये सारे कोण पता होने चाहिए। तो देखें, अगर हम बात करें कि शीर्ष अभिमुख कोण कौन से हैं, तो ये इस टाइप के जो कोण होते हैं शीर्ष अभिमुख कोण कहलाते हैं। और यहाँ पर ये जो कोण होगा एकांतर कोण कहलाएंगे। कौन कौन से? ये 1 और ये 5। तो इस तरह से इनकी थोड़ी सी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होगी तो ये क्वेश्चन करने में आपको बहुत ही आसान होगा। तो चलिए हम यहाँ पर इसको सॉल्व करने से पहले हमें क्या क्या दिया हुआ है उस पर बात करेंगे। तो हमें दिया हुआ है एंगल 2 और एंगल 1 का जो रेशो है वो 3:2 दिया हुआ है, 3:2 दिया हुआ है। और हमें निकालना है एंगल 4 और एंगल 5 का अनुपात हमें निकालना है। तो यहाँ पर जो 2 और 1 है ये एक ही रेखा पर बनने वाले कोण हैं और जब भी एक ही रेखा पर बनने वाले कोण की बात होती है तो ये हमारे कितने अंश के होते हैं? 180 डिग्री के होते हैं। तो हमारे पास जो एंगल 1 है और एंगल 2 जो दिया हुआ है वो 3 और 2 के अनुपात में दिया हुआ है। तो हम यहाँ से एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एंगल 2 के लिए हमें दिया हुआ है 3 और अगर हम इनका टोटल लेते हैं तो 5 और ये 180 और यहाँ हमारा 2 और 5 और ये 180। तो एंगल 1 हम निकालेंगे तो हमारे पास हो गया 72 डिग्री और एंगल 2 हमारे पास आ गया 108 डिग्री। हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये एंगल आ गए। अब हमें एंगल 4 और एंगल 5 निकालने। तो देखिए यहाँ अगर हम नोटिस कर रहे हैं कि एंगल 2 और एंगल 4 कैसे एंगल है? शीर्ष अभिमुख कोण। तो एंगल 4 जो हो जाएगा आपका वो 108 डिग्री। किस कंडीशन से हो गया? शीर्ष अभिमुख कोण की कंडीशन से हो गया। और एंगल 1 और एंगल 5 जो है हमारे एकांतर कोण होंगे तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी आपकी वो एंगल 1 और एंगल 5 बराबर, तो आपका ये 72 डिग्री। तो ये एकांतर
कोण बनाएगा, एकांतर कोण बना रहा है। तो अब हमें इन दोनों का अनुपात पूछा गया है, तो हम 108 अनुपात 72 108 रेशो 72, तो हमारा जो रेशो आएगा वो 3:2, और 3:2 हमारा कहाँ पर है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो है 3:2। तो आपका इसका जो हल होगा, इसका जो सॉल्यूशन होगा उसका ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी 3:2 हो गया। अगर कभी भी कोई ऑप्शन ऐसा है कि दो ऑप्शन किसी में सही आ रहे हैं तो बाय मिस्टेक मैंने अगर ले लिया है तो आप वहाँ पर मुझे वो भी बता सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समलंब चतुर्भुजों की संख्या है। तो समलंब चतुर्भुज यहाँ पर कितने बन रहे हैं आप ये देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले तो समलंब चतुर्भुजों की संख्या है। यहाँ पर देखेंगे आपके कितने समलंब चतुर्भुज बन रहे हैं। देखेंगे पहला तो आप यहीं से ले लेते हैं ए बी सी और डी। फिर ये वाला अगर देखें तो ए बी ई एफ। फिर हम इस वाले को देख सकते हैं यहाँ पर से एफ ई सी डी। मतलब इसके अलावा मुझे और कोई चतुर्भुज नहीं दिखाई दे रहा है समलंब, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सी होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी डी में पी क्यू और बी सी जो है आपका समांतर हैं, पी क्यू और बी सी समांतर हैं, क्यू आर और आपका जो ए बी है वो समांतर हैं। यदि ए बी का मध्य बिंदु पी है, ए बी का मध्य बिंदु पी है, तो आपको इनमें से ये बताना है कि आपका कौन सा सही होगा। तो अगर हमें ये बोला गया है कि P जो है ए बी का मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है हमारे पास, ये यहाँ पर दिया हुआ है, तब हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर कि पी क्यू और बी सी जो है समांतर है। ये भी हमें बोला गया है क्यों, क्योंकि क्यू जो है ए सी का मध्य बिंदु है, क्यू जो है यहाँ पर ए सी का मध्य बिंदु है। क्यू दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर ए सी का मध्य बिंदु है और क्यू आर समांतर है ए सी के, और आर जो है यहाँ पर बी सी का मध्य बिंदु। आर किसका मध्य बिंदु है, बी सी का मध्य बिंदु है। तब हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो बी आर होगा वो बराबर होगा किसके, आर सी के। ये हमें दिखाई दे रहा है। तो देखिए बी आर बराबर आर सी हमारे कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में। तो आपका जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन सरल है लेकिन हम थोड़ा सा इसको अगर पढ़ लेते हैं, हमें कुछ थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी आती है तो हमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेखा ए बी द्वारा ए पर लंब रेखा ए सी खींची जाती है, बी पर दूसरी रेखा बी डी ए बी पर लंब खींची जाती। क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक रेखा है ए बी, ए पर एक लंब रेखा ए सी खींचिए और बी पर एक लंब रेखा बी डी खींचिए। तो हमें ये बताना है कि इसमें से क्या कंडीशन सही होगी। तो हम यहाँ देखेंगे कि ए बी पर लंब ए सी है और बी डी पर लंब बी डी है। तो ए सी जो होगा बी डी के ये आगे चढ़ता जाएगा, मतलब हमारा क्या होगा, समांतर होगा। तो यहाँ से हमारा जो पहला वाला होगा ऑप्शन सही होगा, ए सी समांतर होगा किसके, बी डी के। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है। चलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है। अब चतुर्भुज के कोणों का योग जो होता है वो 360, हर एक डिग्री 90 90 90। तो सम्मुख कोणों की बात कर रहे हैं तो हम कितने, 90 एंड 90, तो कितना हो जाएगा आपका, 2 समकोण। ठीक है, यहाँ से हम चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोणों का 2 समकोण होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 8 सेंटीमीटर कोर वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 8 सेंटीमीटर कोर वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल का अगर फॉर्मूला पता है तो आप इजीली कर सकते हैं। तो आपका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6l²। एल बराबर आपको दिया है 8, तो हम इसे हल कर लेंगे। 8 की घात 2 मतलब 6 × 8 × 8 × 8, मतलब आपका कितना आ रहा है, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 88 सेंटीमीटर की परिधि वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। अब यहाँ पर परिधि दी है आपको 88 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम r का मान निकाल लेंगे। r बराबर
88/2 पाई आ जाएगा। और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, तो r की जगह पर हम पाई इंटू 88/2 पाई इंटू 88/2 पाई रख देंगे। पाई से आपका पाई कैंसिल, 2 से ये 44 टाइम कैंसिल हो जाएगा और आपका जो आंसर होगा 44 इंटू 44/22 और ये 7 जो ऊपर आ गया, मतलब 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूले का यूज़ था, फॉर्मूले से आपने डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लिया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी आयत का क्षेत्रफल 7200 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि आयत की लंबाई चौड़ाई से दुगनी है तो आयत की चौड़ाई कितनी होगी। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। अब इन्होंने यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल दिया है 7200 वर्ग सेंटीमीटर। अब इन्होंने बोला कि आयत की जो लंबाई है वो उसकी चौड़ाई से दुगनी है, मतलब लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। तो हमने अगर x चौड़ाई ली है तो हम 2x इसकी लंबाई ले लेंगे और 2x इंटू एक्स इज इक्वल्स टू हमारा 7200। तो x इज इक्वल्स टू हम अगर वैल्यू निकालते हैं तो 3600, x इज इक्वल्स टू हमारा प्लस माइनस 60। कभी भी माप जो होती है हमेशा पॉजिटिव होती है, तो हमने 60 ले लिया और हमारा जो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। कुछ मैंने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपके लिए लेकर आई हूँ, कुछ फॉर्मूले और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। घन व घनाभ में 6 फलकें होती हैं। घनाभ व घन में 12 कोरें होती हैं। घनाभ व घन में 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ में सर्वांगसम आयताकार सम्मुख फलकों के 3 युग्म होते हैं। घन की सभी फलकें सर्वांगसम व वर्गाकार होती हैं। घन व घनाभ के शीर्ष पर मिलने वाले तीनों कोरों में से प्रत्येक कोर जो होती है शेष 2 कोरों पर लंब होती है। तो ये मैंने आप सबके लिए कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लेकर के आई हूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और आप याद रखें, इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। चलिए, आज का जो लेक्चर था कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी थे, कुछ यहाँ पर हमने फॉर्मूले भी देखे। तो आप सभी को अगर कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बता दीजिएगा, मैं और भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाऊंगी। तो आज के लिए आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। इसी तरह मेरे साथ आप क्वेश्चन करते रहिएगा, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिएगा।